फर्स्ट एमसीक्यू है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू डायग्नोज माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस के डायग्नोसिस के लिए कौन सी ड्रग को यूज में लिया जाता है? एट्रोपिन, एंडोफोनियम, नियोस्टिगमाइन या फिर प्रेलिडॉक्सिम। कौन सी ड्रग को जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस को डायग्नोसिस करने के लिए काम में लेते हैं? एट्रोपिन, एंड्रोफोनियम, नियोस्टिगमाइन या फिर प्रेलिडॉक्सिम। क्या होगा अपने यहाँ पे आंसर? तो क्या होगा अपने यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए, माइस्थेनिया ग्रेविस जो होता है वो एक प्रकार की क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होती है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको? डिक्रीज एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर फंक्शन। अब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर का फंक्शन यहाँ पे क्या है, डिक्रीज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, एंटीबॉडी बनती है, वो क्या करती है, बाइंड कर देती है कहाँ पे, एससीएच के रिसेप्टर के ऊपर, जिसकी वजह से एससीएच को बाइंड वहाँ पे होने के लिए जगह नहीं मिलती है। इसका अपन सिंपली, मतलब मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको, मतलब एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर के जो फंक्शन है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो एंटीबॉडी है वो यहाँ पे आके बाइंड हो जाएगी एसिटाइलकोलिन की जगह पे। ओके, इसकी वजह से अपनी बॉडी में क्या देखने को मिलेगा? स्केलेटल मसल्स में क्या देखने को मिलेगा? वीकनेस। ठीक है, तो अब इस टेस्ट, इसको अगर हम पता लगाना है तो कौन सी ड्रग की मदद से अपन माइस्थेनिया ग्रेविस को डिफाइन पता लगा सकते हैं, यहाँ पे एज डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरा यहाँ से अगर एमसीक्यू बनेगा तो दूसरा, अभी अपन अपने आंसर पे जाएंगे उससे पहले देखो, एक मैंने आपको पढ़ाई थी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, मैंने आपको पढ़ाई थी, तो वहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, 4 टाइप की अपने हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है। उसके अंदर जो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है, इससे एमसीक्यू बना हुआ भी है, तो आगे भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसमें कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रहती है? टाइप 2। कौन सी देखने को मिलती है आपको यहाँ पे? सेकंड नंबर जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है टाइप 2, वो यहाँ पे देखने को मिलती है। और जो ये एंटीबॉडी जो बाइंड होती है, ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे देखने को मिलती है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अपन एक टेस्ट करते हैं, एक ड्रग हम देते हैं जिससे क्या, क्योंकि साइन सिम्टम वगैरह कवर हो जाते हैं। ठीक है, पेशेंट के ड्रग का क्या नाम होता है अपना? ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है? एंड्रोफोनियम ड्रग। तो एंड्रोफोनियम क्या करेगा? एंड्रोफोनियम यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? स्केलेटल मसल्स की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो जब हम ऐसे पेशेंट को हम एंड्रोफोनियम देते हैं, तो एंड्रोफोनियम क्या करेगा? इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, मसल स्ट्रेंथ को ये बढ़ाएगा, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि हाँ, जब हम एंड्रोफोनियम दे रहे हैं तो माइस्थेनिया ग्रेविस के जो सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अर्लीस्ट सिम्टम कौन सा आता है? टोसिस। ठीक है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिलते हैं जब हम एंड्रोफोनियम ड्रग देते हैं। क्या करता है ये? इस एंटीबॉडी को जो है वो यहाँ पे बाइंड होने से प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा जो एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर है वो यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे बाइंड होंगे, और जो स्केलेटल मसल्स की जो वीकनेस आपको देखने को मिल रही थी वो यहाँ पे कम देखने को मिलती है। और अपन टेस्ट भी इसके अंदर होता है, उसके टेस्ट का क्या नाम होता है? एंड्रोफोनियम टेस्ट। उसके अंदर करते कुछ नहीं है, एंड्रोफोनियम अपन ड्रग प्रोवाइड करवाते हैं पेशेंट को, उससे क्या हो, आपको देखने को मिलेगा माइस्थेनिया ग्रेविस के साइन एंड सिम्टम डिक्रीज देखने को मिलेगा। इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं? देखो, इसको एंड्रोफोनियम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इसके लिए एक वर्ड और यूज में लिया जाता है, इसको क्या नाम देते हैं? टेंसिलोन टेस्ट। ओके, दोनों तीनों एमसीक्यू आपके समझ में आ गया होगा। माइस्थेनिया ग्रेविस क्या होता है इसके बारे में भी अपन ने सुपरफिशियली देख लिया। नेक्स्ट एमसीक्यू,
Which of the following drug is to be immediately stopped in a patient of diabetes with hypertension and serum creatinine level of 5.6 mg per dl? ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपको कि कौन सी ऐसी ड्रग को इमीडिएटली आपको क्या करना है, स्टॉप करना है। कैसे पेशेंट को, पेशेंट किसका है, डायबिटीज का है, हाइपरटेंशन है, और उसका जो सीरम क्रिएटिनिन लेवल है वो भी यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, 5.6 mg per dl देखने को मिल रहा है। तो कौन सी ड्रग को आप इमीडिएटली स्टॉप करोगे यहाँ पे, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, मेटोप्रोलोल या फिर लिनाग्लिप्टिन? ठीक है, मेटफॉर्मिन, इंसुलिन, मेटोप्रोलोल या फिर लिनाग्लिप्टिन, कौन सी ड्रग को इमीडिएटली स्टॉप करेंगे हम यहाँ पे? तो देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसे आइडिया होगा नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल कितना होता है, यहाँ पे आपको कितना बताया गया है, तो मतलब ये हायर रेंज है। ठीक है, मैक्सिमम रेंज से भी ऊपर है काफी। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो पेशेंट को यहाँ पे क्या हो रहा है, पेशेंट को यहाँ पे होने लग गया क्या, रीनल फेलियर। तो इस रीनल फेलियर से प्रिवेंट करने के लिए ऐसी एक कौन सी ड्रग है जो रीनल फेलियर कोज करवा सकती है डायबिटिक की, वो ड्रग होती है हमारी कौन सी, मेटफॉर्मिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मेटफॉर्मिन को इमीडिएटली स्टॉप करना है, क्योंकि मेटफॉर्मिन है वो क्या होती है, सीक्रेट होती है, सीक्रेट नहीं, एक्सक्रिएटेड इन अनचेंज फ्रॉम, एंड साथ साथ में और दूसरा ये क्या काम करती है, इंक्रीज लैक्टिक एसिडोसिस, जो आगे जाके किसको कोज कर सकता है, रीनल फेलियर को कोज कर सकता है। ठीक है, और साथ में ये क्या करती है, क्रिएटिनिन को, रीनल फेलियर जब होगा तो क्या होगा अपनी बॉडी में, क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ेगा। ठीक है, नॉर्मल क्रिएटिनिन लेवल अगर आपसे पूछे तो वो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 1.5 mg पर dl। इससे भी अगर ज़्यादा हो रहा है तो ये हमें क्या करना है, कॉन्ट्रा इंडिकेट रखना है इसको, किसको, मेटफॉर्मिन को यहाँ पे। तो यहाँ से देखो एक MCQ और निकलता है, मेटफॉर्मिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन ए पेशेंट विथ रीनल फेलियर। ठीक है, बाकी की जो मेटोप्रोलोल वगैरह है ये सेफ रहती है इस कंडीशन के अंदर। तो हमें किसको अवॉइड करना है, किसको इमीडिएटली स्टॉप करना है, तो मेटफॉर्मिन को। नेक्स्ट MCQ, डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट चॉइस एज एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी इन ऑल एक्सेप्ट। ठीक है, देखिए डायूरेटिक्स आर द फर्स्ट चॉइस एज एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी, एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी के साथ में डायूरेटिक भी क्या एक फर्स्ट चॉइस के रूप में काम करती है। तो कौन सी कंडीशन में छोड़ के, ठीक है, लाइक एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी के साथ में फर्स्ट चॉइस क्या देते हैं अपन, डायूरेटिक्स देते हैं, ताकि डायूरेटिक्स एज ए एंटी हाइपरटेंसिव, लाइक जैसे फ्लूइड रिटेंशन हो रहा है, उससे क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, तो डायूरेटिक क्या करेगा, फ्लूइड रिटेंशन को कम करेगा, हाइपरटेंशन उससे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मगर कौन सी कंडीशन में जो है, अगर हाइपरटेंशन हो रहा है तो उसको यहाँ पे आप डायूरेटिक्स नहीं दोगे, या फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, एक्सेप्ट। ऑप्शन क्या है, अस्थमा, एल्डरली, सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, लो रेनिन हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। कौन सी कंडीशन में जो है डायूरेटिक्स को आप यूज में नहीं लेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है एक्सेप्ट, बाकी सभी में तो फर्स्ट चॉइस रहती है, एक्सेप्ट मतलब एक को छोड़ के। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, यहाँ देखो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है, मगर वो किससे इंड्यूस हो रहा है, प्रेगनेंसी से इंड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायूरेटिक को एज ए फर्स्ट चॉइस के रूप में अपन काम में नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या बताई हुई है, लाबेटालोल। ठीक है, यहाँ पे अपन ड्रग ऑफ चॉइस क्या देंगे, लाबेटालोल देंगे इसको ट्रीट करने के लिए। बाकी कंडीशन में हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए एज अपन डायूरेटिक्स भी काम में ले सकते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज अवॉइडेड इन ए पेशेंट विद हाई सीरम यूरिक एसिड लेवल? कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग को अवॉइड करेंगे उन पेशेंट में जिनमें क्या है, यूरिक एसिड का लेवल कैसा है, हाई है? प्रेजोसिन, एनालाप्रिल, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या फिर एटेनॉल? किसको जो है हम सीरम यूरिक एसिड अगर लेवल बढ़ा हुआ है तो कौन सी हाइपरटेंसिव ड्रग को अवॉइड करना है पेशेंट में? तो देखिए क्या होता है, एक ड्रग होती है जो क्या करती है, यहाँ पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है। कौन सी ड्रग है ये है हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ये क्या करती है, हाइपर यूरेसीमिया कोज करवाती है। मतलब क्या हो जाएगा इससे, रिटेंशन करवाती है। ठीक है, रिटेंशन करवाती है या फिर ब्लॉक कर देती है किसको, यूरिक एसिड के एक्सक्रीशन को। जिसकी वजह से क्या, यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कहाँ से ब्लॉक करवाती है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल से। ठीक है, तो ये भी एमसीक्यू बनता है आपका। तो यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, पीसीटी से होता है। तो ये क्या करती है, यहाँ पे इसको ब्लॉक कर देती है, तो अपनी बॉडी में क्या हो जाएगा, हाइपर यूरेसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। तो जिन पेशेंट में ऑलरेडी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा हुआ है तो उनमें क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड को जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है उसको हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये भी क्या करती है, लेवल बढ़ा देती है। तो आगे गाउटी आर्थराइटिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट देखिए एमसीक्यू बनता है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी। हाइपरटेंसिव अर्जेंसी है किसी के इमरजेंसी वाली थोड़ी कंडीशन है, तो यहाँ पे अपन कौन सी ड्रग काम में लेंगे, एनालिप्रिल। और एटानॉल जो है वो, ये भी क्या है, बीटा वन ब्लॉकर है, या फिर अपन कह सकते हैं बीटा ब्लॉकर है, जो हाईली वाटर सोल्यूबल रहती है। तो ये भी अपन यहाँ पे प्रोवाइड करवा सकते हैं ताकि किडनी के साथ में एक्सक्रीशन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ड्रग देखने को मिल रही है, कौन सी है, पैराजोसिन। तो पैराजोसिन जो ड्रग है वो आप किसके अंदर काम में देते हैं, तो ये अपन देते हैं बीपीएच में। क्या होता है बीपीएच, ये होता है बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया। ठीक है, प्रोस्टेट के यहाँ पे एनलार्जमेंट के अंदर अपन क्या देते हैं, पैराजोसिन देते हैं। साथ साथ में ये कैसा एक्ट करती है, ये करती है अल्फा वन ब्लॉकर। अल्फा वन ब्लॉकर जैसे काम, जैसे बीटा ब्लॉकर होता है वैसा ही क्या होता है, अल्फा वन ब्लॉकर होता है। हाइपरटेंशन को ट्रीट भी ये करता है, और ट्रीट हाइपरटेंशन, और इसके साथ में ये क्या काम करता है, ये करता है इंक्रीज एचडीएल एंड डिक्रीज एलडीएल। तो डिसलिपिडीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है एक। उसके अंदर भी जो है वो पैराजोसिन जो ड्रग है वो अपन यहाँ पे काम में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब पैराजोसिन जो है वो 3-4 जगह पे काम करती है। एक तो हाइपरटेंशन में काम में ले सकते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर जो हाइपरप्लेशिया होता है वहाँ पे काम में ले सकते हैं। और इसके साथ में अगर हाइपरटेंशन के साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है तो उसको भी डिक्रीज कर देगी। साथ साथ में ये क्या करती है, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल बढ़ाती है, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसलिए पैराजोसिन से ये कुछ एमसीक्यूज बनते हैं, तो आप इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू, द नेशनल काउंसिल स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग हैज डिवाइडेड द रोल ऑफ नर्सिंग एजुकेटर इन हाउ मेनी कैटेगरी। ठीक है, देखिए नर्सिंग काउंसिल स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ने जो नर्सिंग एजुकेटर का जो रोल है उसको कितने कैटेगरी में डिवाइड किया है। ठीक है, डिवाइड द रोल ऑफ नर्सिंग एजुकेटर इन हाउ मेनी कैटेगरी, 2, 3, 4, 5। ठीक है, नर्सिंग काउंसिल स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग ने जो है नर्सिंग एजुकेटर का जो रोल है वो कितने कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 2, 3, 4, 5। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर,
तो देखिए, नर्सिंग काउंसिल स्टेट बोर्ड ने जो नर्सिंग के जो एजुकेटर हैं, उनके मेनली 3 रोल के अंदर इन्होंने क्या किया है, डिवाइड किया गया है। अब 3 रोल कौन-कौन से हैं, इससे एक्सेप्ट से भी आपके एमसीक्यू बन सकता है कि भाई आपको 3 रोल तो जो होते हैं वो एक जो नई रोल है वो इंक्लूड कर देते हैं, फिर आपको एमसीक्यू पूछ लेंगे एक्सेप्ट। तो 3 मेजर जो कैटेगरी है, उसके अंदर क्या है, फर्स्ट वन क्या है, कोलैबोरेटर। सेकंड वन क्या है, डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट लर्निंग। एंड थर्ड वन क्या है, रोल मॉडल। ठीक है, तो इन मेजर 3 कैटेगरी के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है नर्सिंग एजुकेटर के फंक्शन को ही कर सकते हो आप, या फिर नर्सिंग एजुकेटर को। ठीक है, टोटल 3 कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट एमसीक्यू, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वन नर्स इज असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द केस ऑफ ईच पेशेंट फ्रॉम एडमिशन टू डिस्चार्ज। ठीक है, अच्छा एमसीक्यू है, पूछा गया है। ठीक है, अपन सारे के सारे जो एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं वो कौन से हैं, पीवाईक्यू है। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज वगैरह होते हैं। पीवाईक्यू कौन से हैं, नॉट सेट के पीवाईक्यू है। ठीक है, तो जो बच्चे नॉट सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और जो नॉट सेट के अंदर जो केजीएमयू के लेवल के एमसीक्यू अपन जो अपन को मिलते हैं वो यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं, ताकि इससे रिलेटेड जो केजीएमयू का पेपर है वो बनाया जाएगा आपके। ठीक है, और बाकी की हमारी टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, तो जिनको बाय करना है आप नीचे सपोर्टिव नंबर दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे आप डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, नीचे दिए गए फॉलोइंग मेथड में से कौन सा मेथड है जिसमें वन नर्स इज असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक नर्स को असाइंड की जाती है रेस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी, ईच पेशेंट की, एक पेशेंट की, फ्रॉम द एडमिशन टू डिस्चार्ज। ठीक है, लाइक ये पेशेंट हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन हुआ, अब उसका यहाँ पे क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, तो इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर किसी एक नर्स को यहाँ पे असाइन किया जाता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार के जो मेथड को हम क्या बोलते हैं, कैश मेथड, प्राइमरी नर्सिंग, फंक्शनल मेथड, या फिर टीम नर्सिंग। क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे, अच्छा एमसीक्यू है। तो देखिए, यहाँ पे जो इस प्रकार का जो मेथड रहता है वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है कैश मेथड। ठीक है, कैश मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, एक पेशेंट, लाइक जैसे पेशेंट है, एक ही नर्स को उस पेशेंट के ऊपर बार बार उसको असाइन किया जाता है। ठीक है, ताकि उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दी जाती है, ताकि एक तो क्या है कि उसके कंप्लीट हेल्थ चेकअप के बारे में उसको अच्छे से नॉलेज रहेगा। ठीक है, और एडमिशन टू डिस्चार्ज के अंदर उसके अंदर किस किस प्रकार से चेंजेस वगैरह आएंगे तो उसका वो नर्स थोड़ा ज़्यादा जान पाएगी, बजाय अगर हम चेंजेस वगैरह करेंगे तो। इस प्रकार के मेथड को हम क्या कहते हैं, कैश मेथड हम कहा जाता है। ये जो सारे एमसीक्यूज वगैरह रहते हैं आप नर्सिंग मैनेजमेंट में पढ़ते हो ये सब चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, फंक्शनल मेथड। तो फंक्शनल मेथड को आप क्या कर सकते हैं, टास्क मेथड। तो इसके अंदर क्या क्या रहता है, टास्क मेथड के अंदर क्या रहता है, स्पेसिफिक टास्क असाइन करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट रहता है, उन पेशेंट का कोई एक स्पेसिफिक काम अलग सैंपलिंग कलेक्ट करना है, तो वो किसी नर्स को दे रहे हैं अपन। ठीक है, तो वो कौन सा मेथड हो गया, फंक्शनल मेथड या फिर टास्क मेथड। ठीक है, पेशेंट केयर दी जाती है इसके अंदर। तो कोई लार्ज ग्रुप ऑफ पेशेंट रहते हैं, उनके अंदर कोई स्पेसिफिक टास्क बांट देते हैं अपन पेशेंट्स के अंदर, वो होता है फंक्शनल मेथड। नेक्स्ट क्या है, टीम नर्सिंग। तो टीम नर्सिंग से देखो नाम से ही पता लग रहा है टीम है, तो मतलब नर्सिंग जो पर्सनल्स वगैरह रहते हैं यहाँ पे उनकी क्या रहती है, टीम रहती है। और उनका टीम के अंदर उनका क्या रहता है, टीम यहाँ पे लीडर रहता है, जिसे आप टीएल बोलते हैं। तो टीम लीडर रहता है, वो टीम लीडर वगैरह मिलके और जो नर्सिंग की जो टीम रहती है वो यहाँ पे टास्क कंप्लीट करते हैं, पेशेंट केयर करते हैं। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू। और प्राइमरी नर्सिंग में कुछ नहीं है, बस प्राइमरी नर्सिंग के अंदर क्या है कि यही एज है, थोड़ा केस मेथड से मिलती जुलती है, मगर आपसे मेथड के बारे में पूछा गया है तो यहाँ पे केस मेथड अपना करेक्ट रहेगा, जिसके अंदर भी अपन प्राइमरी के अंदर भी क्या करते हैं, एडमिशन टू डिस्चार्ज अपन पेशेंट की केयर करते हैं, ठीक है। मगर यहाँ पे स्पेशली मेथड पूछा है आपसे, तो वो कौन सा मेथड होगा, केस मेथड। द नर्स इज केयरिंग फॉर डाइंग पेशेंट and she tells everything about the disease and its prognosis to terminally ill patient and their family। तो एक नर्स क्या कर रही है, केयर कर रही है डाइंग पेशेंट की, जो जल्दी ही दुनिया से चला जाएगा, ठीक है, जो डाइंग हो रहा है, जिसकी डेथ नियर बाई है। एंड सी टेल्स एवरीथिंग, वो जो है वो सब कुछ बता रही है पेशेंट को डिजीज के बारे में, और उसके डिजीज की कितनी प्रोग्रेसिस हुई है उसके बारे में, जो टर्मिनल पेशेंट है उसको, और टर्मिनल पेशेंट की फैमिली को। इन सच सिचुएशन विच एथिकल प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड बाय द नर्स। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर नर्सिंग के अंदर जो कौन सा एथिकल प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जा रहा है नर्स के द्वारा, कॉन्फिडेंशियलिटी, फिडेलिटी, जस्टिस या फिर वेरासिटी। यहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है नर्सिंग के नर्स के द्वारा, कौन सा जो एथिकल प्रिंसिपल है यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। देखो, टेल एवरीथिंग मतलब नर्स उससे कुछ नहीं छुपा रही है, तो इससे आप ये समझ सकते हो नर्स क्या कर रही है वहां पे, टेलिंग द ट्रूथ, ठीक है। नर्स क्या कर रही है, टेलिंग द ट्रूथ, और या फिर नर्स क्या कर रही है, बीइंग ऑनेस्ट, ऑनेस्टी के साथ में सब कुछ बता रही है उसको, तो मतलब इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बोलते हैं वेरासिटी, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, नर्स कौन से एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, एथिकल प्रिंसिपल कौन सा होता है, वेरासिटी को नर्स यहाँ पे फॉलो कर रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब क्या हो गया, नॉट टू शेयर पर्सनल डिटेल्स। फिडेलिटी का क्या मतलब होता है, फिडेलिटी का मतलब होता है कीपिंग वंस प्रॉमिस। एंड जस्टिस का क्या मतलब होता है, टू बी फेयर। ओके, तो अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, वेरासिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट कुड बी द मेजर रीजन फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च को करने का मेजर रीजन क्या है, ठीक है। नर्सिंग के अंदर अपन रिसर्च करते हैं, तो इन रिसर्च का जो कंडक्ट करने का मेजर रीजन क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी तो क्या हो सकता है, टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोफेशनल्स, टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड केयर फॉर पेशेंट्स, टू एनहेंस द अकाउंटेबिलिटी, टू प्रमोट कॉस्ट इफेक्टिवनेस। तो देखिए, नर्सिंग रिसर्च का मतलब क्या है, अपन नर्सिंग रिसर्च क्यों करते हैं, नर्सिंग रिसर्च मेनली की जाती है टू प्रोवाइड एफिशिएंट केयर टू द पेशेंट। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोमोट एविडेंस बेस्ड केयर फॉर द पेशेंट। हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिसर्च को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हम थोड़ा रिसर्च करेंगे, पता लगाएंगे कि हाँ हमें और क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करने की नीड है हमें। तो अपना आंसर क्या होगा यहाँ पे कि व्हाट कुड बी द मेजर रीजन फॉर कंडक्टिंग नर्सिंग रिसर्च इज टू प्रमोट एविडेंस बेस्ड केयर फॉर पेशेंट्स। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following should be included during experimentation informed consent। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटेशन इन्फॉर्म कंसेंट हम लेते हैं, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, डिटेल्स ऑफ द पर्पज ऑफ द एक्सपेरिमेंट, की जो पर्पज है हमारा एक्सपेरिमेंट का वो यहाँ पे मेंशन रहना चाहिए, ए डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोसीजर, द पर्टिकुलर विल एनकाउंटर, कि यहाँ पे हम क्या क्या प्रोसीजर्स करने वाले हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन रहना चाहिए, द ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी, और जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका ड्यूरेशन होना चाहिए, या फिर ऑल ऑफ द अबव।
देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर आप जब कभी भी कंसेंट इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशंस वगैरह जो है वहाँ पे हमें गेन करनी होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करके करेंगे तभी फिर वो हमारा एक इफेक्टिवली वर्क करेगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया इज ऑल्सो कॉल्ड, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया को हम और किस नाम से भी जान सकते हैं, कॉच बेसिलस, रॉक्स बेसिलस, क्लेब्स लोफलर बेसिलस या फिर यर्सिन बेसिलस। देखो मैंने अपन जब लास्ट क्लास हमने की थी उसके अंदर मैंने आपको डिप्थीरिया के बारे में पढ़ाया था, तो उसके अंदर मैंने आपको मीडियम बताया था। कौन क्या मीडियम था उसमें, वो अगर क्लास किसने ली है तो इस एमसीक्यू का आंसर वो आराम से कर देगा। उसके अंदर मैंने सब चीज़ आपको पढ़ाई है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा क्लेब्स लॉफलर बेसिलस। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया के बारे में मैंने लास्ट क्लास में आपको सब कुछ पढ़ा रखा है, लास्ट क्लास से भी लास्ट क्लास वाले क्लास में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, तो सबसे पहला आंसर क्या हो गया अपना इसका, क्लेब्स लॉफलर बेसिलस। तो जो क्लेब्स था उन्होंने क्या कहते हैं इसको डिस्कवर किया था, या फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, किससे, क्लेब्स ने। और इसने इसको क्या कहता है कल्टीवेशन किया था मीडियम के अंदर। तो इसमें मीडियम इन्होंने क्या रखा था, मीडियम था क्या, लोफलर मीडियम। ठीक है, तो इसलिए इसको लोफलर बेसिलस भी कहते हैं। ठीक है, और क्लेब्स का लोफलर बेसिलस। इस एमसीक्यू का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्लेब्स लोफलर बेसिलस। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following action by the nurse indicate her poor understanding of CVP line care? विच ऑफ द एक्शन मतलब ऐसा कौन सा एक्शन है जो नर्स इंडिकेट करती है कि उसका जो अंडरस्टैंडिंग है सीवीपी लाइन को केयर करने के लिए वो क्या है, पुअर है, कमजोर है, उसको और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग की और ज़्यादा प्रैक्टिस की नीड है इसमें सीवीपी लाइन की केयर करने में। ऐसा कौन सा एक्शन होगा जिससे ऐसे लगेगा कि भाई नर्स अभी पुअर उसका अंडरस्टैंडिंग पुअर है अभी। यूज ऑफ असेप्टिक टेक्निक विल हैंडलिंग द सीवीपी लाइन, सीवीपी लाइन को जब आप हैंडल करते हो तो आपको टेक्निक कैसे होनी चाहिए, असेप्टिक टेक्निक रहनी चाहिए। बी क्या बोल रहा है, क्लीन द हब ऑफ द लूमेन विद अप्रोप्रिएट एंटीसेप्टिक फॉर एटलीस्ट सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए क्या करो, जो सीवीपी लाइन का जो ल्यूमन है उसको क्लीन करना है आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। क्लैंप द ल्यूमन शून आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन, कि भाई आपने इंजेक्शन लगा दिया उसके बाद में आपने ल्यूमन को क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया, या फिर नन ऑफ द अबव, या फिर इनमें से कोई नहीं है, बस सारे एक्शन जो है वो अच्छे से कर रही है नर्स। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर, सीवीपी लाइन की केयर कर रही है, ऐसा कौन सा एक्शन कर रही है नर्स जिससे आपको पता लग रहा है कि उसकी अंडरस्टैंडिंग पुअर है। तो देखिए जब कभी भी आप इंजेक्शन वगैरह लगाते हो सीवीपी लाइन के अंदर तो फिर उसको आपको क्या करना है, क्लैंप नहीं करना है आफ्टर गिविंग इंजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर नर्स ऐसा करती है तो वो डिनोट करती है कि हाँ उसकी अंडरस्टैंडिंग अभी कंप्लीट हुई नहीं है सीवीपी लाइन की केयर करने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यू, ब्यूरेट टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट हम किसके डिटेक्शन के लिए यूज में लेते हैं, ऑप्शन है प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड और शुगर। इसके लिए जो है हम ब्यूरेट टेस्ट को काम में लेते हैं। देखिए जो ब्यूरेट टेस्ट जो होता है वो हम किसके डिटेक्शन के लिए काम में लेते हैं, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए। ठीक है, प्रोटीन के डिटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूरेट टेस्ट करते हैं। और एक देखिए एक एल्कलाइन मीडियम होता है, उस एल्कलाइन मीडियम के अंदर क्या रहता है, क्यूप्रिक आयंस को अपन यहाँ पे मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, वॉयलेट कलर बना लेता है विथ
पेप्टाइड बॉन्ड ऑफ नाइट्रोजन। इससे अपन पता लगा सकते हैं कि वॉलेट कलर बन रहा है, तो मतलब आप पता लगा लोगे वहां पे क्या है, प्रोटीन वहां पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक टेस्ट और आपको देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं निन हाइड्रीन टेस्ट। निन हाइड्रीन टेस्ट किसके लिए काम में लेते हैं, ये अपन लेते हैं ऑल अमाइनो एसिड्स के लिए। ठीक है, ऑल टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स को आप पता लगाओगे तो उसके लिए क्या टेस्ट करते हैं, निन हाइड्रीन टेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, which of the following is an epidemiological function of the nursing of the nurse during an epidemic। ठीक है, ड्यूरिंग एन एपिडेमिक मतलब एपिडेमिक के टाइम पे नर्स का क्या एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शन होता है। ठीक है, सिंपल सा एमसीक्यू है कि एपिडेमिक जब कभी आती है या फिर एपिडेमिक का जब टाइम रहता है उसके अंदर नर्स का क्या एपिडेमियोलॉजिकल फंक्शन होता है। कंडक्टिंग असेसमेंट ऑफ सस्पेक्टेड केस ऑफ डिटेक्ट टू डिटेक्ट द कम्युनिकेबल डिजीज, के भी क्या करना है, असेसमेंट कंडक्ट करना है इसके लिए, सस्पेक्टेड केस को डिटेक्ट करने के लिए कम्युनिकेबल डिजीज के। ठीक है, बी क्या बोल रहे हैं, मॉनिटरिंग द कंडीशन ऑफ द केसेस अफेक्टेड बाय कम्युनिकेबल डिजीज, कि जो कम्युनिकेबल डिजीज से जो केसेस अफेक्टेड हुए हैं उनको क्या करना है यहाँ पे, मॉनिटर करना। पार्टिसिपेटिंग इन द इन्वेस्टिगेशन टू डिटरमाइन द सोर्स ऑफ एपिडेमिक, कि जो एपिडेमिक का सोर्स है उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करना, पार्टिसिपेट करना। या फिर टीचिंग द कम्युनिटी ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स अगेंस्ट द डिजीज, कि आपको कम्युनिटी को जो टीच करना है कि किस प्रकार से आप जो है इस डिजीज से प्रिवेंशन पा सकते हैं। तो कम्युनिटी नर्स का क्या रोल होगा यहाँ पे, या फिर आप सिंपल वर्ड में नर्स का क्या रोल होता है एपिडेमिक के अंदर। तो देखो यहाँ पे अपना आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो कम्युनिटी नर्स है या फिर जो नर्स है वो क्या करेगा, एपिडेमिक के अंदर एपिडेमिक फंक्शन किस प्रकार कर पाएगी, तो वो इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन में पार्टिसिपेशन कर सकती है वो, कि वो डिटरमाइन करेगी कि भाई ये डिजीज फैली कैसी है। तो देखो एपिडेमियोलॉजी क्या होती है, तो एपिडेमियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ occurrence and distribution of disease in the community। तो इसकी स्टडी आप किस प्रकार का लगा पाओगे, इन्वेस्टिगेशन करके कि भाई किस प्रकार के प्राइमरी उसका सोर्स क्या था, किस प्रकार से डिजीज फैली है, तो वो अपने यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट एमसीक्यू, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाज गिवन बाय। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, श्रीवास्तव कमेटी, बोहर कमेटी, मुदालियर कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, श्रीवास्तव, बोहर, मुदालियर या फिर मुखर्जी कमेटी। ये जो कमिटीज है इनसे आपको एमसीक्यूज देखने को मिल सकता है केजीएमयू के अंदर और नोटसेट के अंदर भी। तो देखिए यहाँ पे अपना जो करेक्ट आंसर जो होगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, बोर कमेटी ने क्या किया था, कॉन्सेप्ट हमें दिया था किसके बारे में, पीएचसी के बारे में। तो देखो बोर कमेटी कब आई थी, तो 1946, 1946 के अंदर बोर कमेटी यहाँ पे आई गई थी। तो इसको ऑल्सो नोन एज, और किस नाम से जाना जाता है, हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंटल कमेटी। इसके बाद में इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था किसके लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, ताकि वहां पे आप क्या कर सको, कंप्रीहेंसिव केयर दे सको। अब इस कंप्रीहेंसिव केयर के अंदर भी क्या क्या होता है, प्रिवेंटिव
प्रोमोटिव और क्यूरेटिव। ये तीन काम होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव केयर के अंदर। तो यहाँ से भी एक एक्सेप्ट में आपके सामने एमसीक्यू बन सकता है। तो जो जो बोहर कमेटी थी उसने क्या किया, पीएचसी का कॉन्सेप्ट हमें दिया था और कितने कितने लेवल के ऊपर, ठीक है। तो 1 पीएचसी कितने पे, 40,000 पॉपुलेशन पे। और इन्होंने क्या दिया था हमें, 3 मंथ्स ट्रेनिंग इन पीएसएम, मतलब जो सोशल फिजिशियंस के अंदर अंडर यहाँ पे आप क्या करना है, 3 मंथ की यहाँ पे ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। और देखिए इन्होंने ही एक प्लान दिया था, इस प्लान को हम क्या बोलते हैं, 3 मिलियन प्लान। तो 3 मिलियन प्लान किसने दिया था, बोहर कमेटी ने। तो 3 मिलियन प्लान में क्या बताया था इन्होंने, इन्होंने बताया था डेवलपमेंट ऑफ पीएचसी इन 2 स्टेज। 2 स्टेज के ऊपर आपको पीएचसी का डेवलपमेंट करना है। एक तो होना चाहिए आपका शॉर्ट टर्म, दूसरा होना चाहिए लॉन्ग टर्म पे। मतलब एक तो पीएचसी वो शॉर्ट टर्म पे आपको जल्दी से जल्दी आपको एस्टैब्लिश करना है, उसको शॉर्ट टर्म के लिए चलाना है। एक पीएचसी आपको ऐसा एस्टैब्लिश करना है जो लंबे टाइम तक आपको उसको रखना है। शॉर्ट टर्म का आप समझ सकते हो कि जो सीजनल प्रॉब्लम्स वगैरह होती है तो उसमें आपने एक टेम्प्रेरी पीएचसी बना दिया, तो वो शॉर्ट टर्म का होना चाहिए। तो इसने प्लान, ऐसा प्लान दिया था इन्होंने। इस प्लान को क्या बोलते हैं, 3 मिलियन प्लान। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर किसने दिया था आपने, प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कॉन्सेप्ट किसमें दिया था हमने, बोहर कमेटी ने। ट्रीटमेंट 2.0 इज न्यू अप्रोच फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, ठीक है। जो 2.0 ट्रीटमेंट है वो न्यू अप्रोच है किसके ट्रीटमेंट के लिए, एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी या फिर ओबेसिटी, ठीक है। तो आज की क्लास में हम कैसे एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, इजी एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, वन लाइनर एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, कम्युनिटी के एमसीक्यू सोल्व कर रहे हैं, और ऐसे कुछ नए एमसीक्यू जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब गवर्नमेंट ने ऐसे क्या क्या प्रोग्राम्स अपन ने नए चलाए हैं, तो उसके भी एमसीक्यू मैंने आपके सामने लेके आया हूँ। लाइक जैसे ट्रीटमेंट 2.0, तो ये थोड़ा नया एक इनिशिएटिव लिया था गवर्नमेंट ने अपने। तो किसके ट्रीटमेंट के लिए लिया जाता है ये, एचआईवी, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी या फिर ओबेसिटी। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, ये किसके द्वारा लिया गया था, ये लिया गया था डब्ल्यूएचओ और यूएनएआईडीएस के बारे में। तो क्या हो जाएगा, एड्स एचआईवी के लिए, एड्स के लिए हमने क्या किया गया, ट्रीटमेंट 2.0 को हमने एक न्यू अप्रोच के ट्रीटमेंट से हमने स्टार्ट किया था। इसके अंदर टोटल 5 पिलर्स होते हैं। 5 पिलर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट वन, ऑप्टिमाइज द ड्रग रिजिम। सेकेंड वन क्या है, प्रोमोट डायग्नोसिस। सिंपल टेक्नोलॉजीज के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा डायग्नोसिस करना है। थर्ड वन क्या है, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, या फिर डायग्नोसिस की, इन दोनों क्या करनी है हमें, कॉस्ट डिक्रीज की करने का इनका टारगेट रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्या है, अडेप्ट डिलीवरी सिस्टम, कि जो इसके अंदर जो एआरटी थेरेपी चलाई जाती है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अपन देते हैं, तो उसके अंदर डिलीवरी सिस्टम भी अडेप्ट अडेप्ट किया जाना चाहिए। एंड नेक्स्ट लास्ट के अंदर क्या है, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। जो जिन पेशेंट्स को एचआईवी वगैरह हो रखा है तो उनके ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, ये सारा किसके अंदर काम में रहता है, तो ट्रीटमेंट 2.0 के अंदर। और जो डब्ल्यूएचओ ने, यूएनएआईडीएस ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था, तो इसके अंदर टोटल 5 पिलर्स है, वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, आइडियल टाइम गैप बिटवीन 2 लाइव वैक्सीन इज, ठीक है। ये तो इजीएस्ट एमसीक्यू है आज के अपने सेशन का, कि 2 लाइव वैक्सीन के अंदर कितना टाइम का गैप रहना चाहिए, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 8 वीक्स या फिर 12 वीक्स। तो देखिए आइडियल टाइम कितना रहना चाहिए 2 लाइव वैक्सीन के अंदर,
ये रहना चाहिए 4 वीक्स का, ठीक है। तो आइडियल टाइम हम किसकी बात करते हैं यहाँ पे, अगर हम एक वैक्सीन तो हमने कैसे लगाई, इंट्रा पेरेंटली, या फिर कह सकते हो आप पेरेंटल रूट से। कौन कौन सी लगा सकते हो आप वैक्सीन, MMR, वेरिसेला, येलो फीवर, और इसी के साथ में अगर आपको इंट्रानेजल लाइव वैक्सीन देनी है आपको, इंट्रानेजल लाइव वैक्सीन किसके लिए, इन्फ्लुएंजा के लिए। तो इन दोनों में आपको क्या करना है, 4 वीक्स का आपको मिनिमम गैप रखना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो फिर ये एक दूसरे की जो पोटेंसी है वो अफेक्ट करती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन अर्बन एरियाज, ठीक है। अर्बन एरियाज के अंदर क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर का कितना है, 220 लीटर पर कैपिटा, 100 लीटर पर कैपिटा, 150 लीटर पर कैपिटा, 300 लीटर पर कैपिटा। अर्बन एरियाज के अंदर पानी कितना चाहिए किसी एक इंसान को, ठीक है। तो देखिए अर्बन एरिया की बात कर रहे हैं, तो अर्बन एरिया के अंदर कितना लीटर पर कैपिटा हमें चाहिए होता है, अर्बन एरिया के अंदर 220 लीटर पर कैपिटा चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात किसकी, अर्बन एरिया की। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई रूरल एरिया के अंदर कितना चाहिए पानी, तो यहाँ पे होता है 150 लीटर्स पर कैपिटा। ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू, द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई फ्रोजन वैक्सीन, ठीक है। फ्रोजन वैक्सीन को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाना चाहिए, शेक टेस्ट, हैबल टेस्ट, सिक टेस्ट, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखो द टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई फ्रोजन वैक्सीन के दोनों में से कौन सी वैक्सीन है वो फ्रोजन हो चुकी है, ठीक है। क्योंकि खूब सारी ऐसी वैकेंसीज होती है जो फ्रोजन होती है तो वो अपनी पोटेंसी लॉस कर देती है। तो देखो फ्रोजन वैक्सीन का पता लगाने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं, शेक टेस्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। मतलब दो यहाँ पे सेम अपन वैक्सीन लेके आएंगे, दो सेम टाइप की वैक्सीन, तो उसको हम क्या करेंगे, -10 डिग्री पे आप उसको क्या करेंगे, वो रखेंगे। रखने के बाद में आप उसको क्या कि टेस्ट करते हैं अपन उसको, उससे आपको पता लगता है कि भाई कौन सी वैक्सीन है वो फ्रोजन वाली अपनी पोटेंसी लॉस कर चुकी है। उसमें क्या है कि सेडिमेंटेशन का देखते हैं भाई कितने टाइम से वो वापस वो सेडिमेंटेशन उसमें बता रहा है, ठीक है। उससे आपको पता लगता है कि भाई आगे हमें क्या हमें करना है, ठीक है। तो ऐसी के लिए क्या, फ्रोजन वैक्सीन के लिए आप क्या टेस्ट करते हो, शेक टेस्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच नर्सिंग डायग्नोसिस इज ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विथ मायस्थेनिया ग्रेविस, कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस को हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है जब हम केयर कर रहे हो एक पेशेंट को, पेशेंट किसका है, मायस्थेनिया ग्रेविस का है। हाई रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू मसल वीकनेस, इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस रिलेटेड टू मसल वीकनेस, पैन, इनफेक्टिव कोपिंग रिलेटेड टू इलनेस, ठीक है। यहाँ पे देखो मायस्थेनिया ग्रेविस का एमसीक्यू पहले भी बताया था, अभी वापस से एमसीक्यू आया आप सामने। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता है, स्केलेटल मसल्स की वीकनेस देखने को मिल रही है। तो अगर स्केलेटल मसल्स की वीकनेस होगी तो देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी अपना क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस है, मतलब एयरवे का जो क्लियरेंस है वो इफेक्टिव तरीके से नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि एयरवे की जो अपन जो ब्रीथिंग मसल्स वगैरह, डायफ्राम वगैरह एक प्रकार की अपनी स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या हो गया, वीकनेस आ गई, प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं हो पा रहा एयरवे का, ब्रीथिंग फंक्शन अच्छे से नहीं हो रहा। तो अपनी प्रायोरिटी यही रहेगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी ABC, ठीक है, एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन। तो ये अपनी क्या रहती है यहाँ पे प्रायोरिटी रहेगी। अपना आंसर क्या रहेगा यहाँ पे, अपना ऑप्शन नंबर बी।